सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए अभी हम अपनी फुल रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, राइट। सो नेम ऑफ द रीडिंग इज द मेडिसिन एंड क्वेश्चंस जो है सबसे पहले देखिए हमारे पास कौन से हैं 1 to 4। दीज आर येस, नो एंड नॉट गिवन। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस फर्स्ट। सो व्हाट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। सो देखिए इसमें हमें बोला जा रहा है दैट यू शुड लाई डाउन, आपको जो है लेट जाना चाहिए आफ्टर यू हैव टेकन द मेडिसिन, राइट। कि मेडिसिन लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको लेट जाना चाहिए, ठीक है जी। सो देखिए लाई डाउन कहाँ पे गिवन है, here it is. So let's read it carefully. So they are saying that do not take this medicine on an empty stomach or immediately before lying down. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेडिसिन लो और लेट जाओ, लेकिन लोकेशन क्या कह रही है कि कभी भी इसको नंबर 1 एम्प्टी स्टमक मत लीजिए एंड नंबर 2 लेटने से पहले इमीडिएटली मत लीजिए, ठीक है। सो स्टेटमेंट्स जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्लियरली फर्स्ट का नो हो जाएगा, राइट। Let's move towards the second question, right? So this is asking us that you must stop taking the medicine if your eyesight is affected. मतलब अगर आपकी eyesight पर प्रभाव पड़ रहा है then you must stop taking the medicine. आपको medicine नहीं लेनी चाहिए, right? So let's read it. So they are saying that if any of the following occurs, discontinue taking medicine and contact your doctor. तो क्या हो तो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, डिजीनेस यानी चक्कर आना, वॉमिटिंग, ब्लर्ड विजन, ठीक है। ब्लर्ड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना, यानी कि आई साइट पे प्रभाव पड़ना। तो यस, क्वेश्चन भी हमें क्या कह रहा था दैट यू मस्ट स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन अगर आई साइट अफेक्ट हो रही है। सो दिस इज व्हाट द लोकेशन इज सेइंग, ठीक है। अगर कुछ भी हो रहा है तो डिसकंटिन्यू जो है आप इसको कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज आस्किंग अस दैट यू मस्ट स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन व्हेन यू फील बेटर, कि अगर आपको बेटर फील होने लग जाए देन आप जो है इस मेडिसिन को लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जी, दिस इज द लोकेशन। सो दे आर सेइंग दैट वंस यू हैव बिगन टू टेक दिस मेडिसिन यू मस्ट कंटिन्यू टू टेक इट अंटिल द बॉटल इज एम्प्टी अनलेस एडवाइज्ड बाय द अदरवाइज बाय द डॉक्टर, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक बार मेडिसिन स्टार्ट कर दी है देन जब तक ये बॉटल एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको मेडिसिन लेनी बंद कर देनी चाहिए जब एक बार आप बेटर फील करना स्टार्ट कर दें, लेकिन लोकेशन क्या कह रही है, तब तक लेते रहें जब तक जो है बोतल खाली ना हो जाए। तो उल्टा हो गया। सो दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी नो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सो दिस इज आस्किंग अस दैट दिस मेडिसिन इज सुटेबल फॉर अ पर्सन ऑफ एनी एज, यानी कि ये जो मेडिसिन है ना ये सुटेबल है, सही है किसी भी एज के पर्सन के लिए, यानी कि ये हर पर्सन को जो है सूट कर जाएगी, ठीक है। सो लेट्स रीड, देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कुछ एज का, तो यहाँ से पढ़ते हैं। सो दे आर सेइंग दैट द मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि डॉक्टर के लिखे के बिना मेडिसिन नहीं मिलेगी एंड इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 years, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा था, इट इज सुटेबल फॉर पर्सन ऑफ एनी एज, हर एज के लिए सुटेबल है। लोकेशन कह रही है नहीं है 5 साल के नीचे के लिए, तो क्या होगी, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो डायरेक्टली द आंसर वुड बी नो, ठीक है जी। सो आई होप आपको इसके येस, नो एंड नॉट गिवन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 9, राइट। सो इसमें देखिए जो इसकी इंस्ट्रक्शंस है, दे आर आस्किंग अस दैट नो मोर देन 3 words एंड और अ नंबर, राइट। हमें क्या बताने हैं, या तो 3 words होने चाहिए या उसके साथ नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। एंड और मैं समझाती हूँ कैसे। अब देखिए 1 word आंसर हो सकता है यस, 2 words हो सकते हैं, 3 words हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एंड इन वर्ड्स के साथ जैसे 1 word प्लस नंबर भी हो सकता है, 2 words प्लस नंबर भी हो सकता है एंड 3 words प्लस नंबर भी हो सकता है। बट दे आर सेइंग एंड और, यानी एंड के साथ भी चलेगा, और अगर नहीं है यानी सिर्फ वर्ड्स 1 number 2 number 3 number वर्ड्स, ठीक है, तो भी ठीक है, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस नाउ। सो 5 to 9 में देखिए क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अस दैट व्हाट हैज़ बीन फाउंड इन सम फैंसी फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। क्या मिल रहा है हमें कुछ फैंसी फूड प्रोडक्ट्स में। सो आंसर क्या लिखा हुआ है जी, पीसेज ऑफ मेटल, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें सॉल्व करना है।
सो इसमें क्या पूछा जा रहा है, दे आर आस्किंग अस दैट वेयर कैन यू फाइंड द बैच नंबर ऑन द जार्स। ठीक है जी, जो बैच नंबर है आपको जार्स पे जो है कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी हम लोकेशन पे मूव करते हैं। सो लेट्स सी हमें क्या दिखना चाहिए, व्हाट इज द कीवर्ड जार। ओके, क्योंकि वो कह रहे बैच नंबर आपको जार पे कहाँ दिख रहा है, तो या तो बैच नंबर कैन बी द कीवर्ड या फिर जार्स। ओके, सो हियर इज आर कीवर्ड। सो क्या कह रहे हैं, द बैच नंबर इज प्रिंटेड ऑन द बॉटम ऑफ ईच जार। ठीक है, सो कहाँ पे है हमारा आंसर जो है बॉटम ऑफ जार में होना चाहिए। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। ईच जार नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 वर्ड्स ही थे ना, तो बॉटम ऑफ जार। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो सी व्हाट इट इज आस्किंग, दे आर सेइंग हाउ मच विल यू रिसीव फॉर एन ओपन जार ऑफ कंटामिनेटेड चिकन करी। ठीक है, मतलब कि एक कंटामिनेटेड चिकन करी यानी कि खराब है चिकन करी, तो उसके लिए जो है आपको क्या मिलेगा ओपन जार के लिए, यानी आपको क्या प्राइस मिलेगा अगर कंटामिनेटेड चिकन करी है और वो भी ओपन जार में। सो लेट्स सी। तो देखिए अगर हम यहाँ पढ़ते हैं ओपनड इज द कीवर्ड राइट, क्योंकि जार हमारा क्या है, क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए ओपनड भी है एंड कंटामिनेटेड भी है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लोकेशन। सो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, कहते कि कोई भी है, ये देखिए जार्स के बारे में जो है बात होनी स्टार्ट हो गई है अनओपन के बारे में पहले। ठीक है, तो लेकिन जो है हम आगे बढ़ते हैं। दे आर सेइंग यू कैन ऑल्सो रिटर्न देम टू द फैक्ट्री फैंसी फूड रिटेलर्स ब्लैक टाउन। ठीक है, फैंसी फूड्स विल पे यू $10 फॉर ईच जार रिटर्न अनओपनड। अगर आपने अनओपनड रिटर्न करा तो कितना मिलेगा, $10। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओपनड जार के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, एंड $5 किसके लिए, फॉर ईच जार ऑलरेडी ओपन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, $5 आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स सी। सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस दैट इफ यू हैव इटन चिकन करी फ्रॉम अ जार, अगर आपने एक जार से चिकन करी खा ली है विद वन ऑफ द बैच नंबर्स लिस्टेड। ठीक है, लिस्टेड बैच नंबर्स वाले में से, सो होम शुड यू कॉन्टेक्ट, आप किसको जो है कॉन्टेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी। अब देखिए नेक्स्ट में जो है क्या लिखा है, सो दे आर सेइंग दैट नो पेमेंट विल बी मेड फॉर एम्प्टी जार्स। कहते हैं खाली जार्स के लिए कोई पेमेंट नहीं होगी, विच डू नॉट नीड टू बी रिटर्न। ठीक है, और खाली को आप रिटर्न भी मत करिए। However, company's retailing manager will be interested to hear from people who have consumed chicken curry from any of the above batch numbers। यानी कि अगर किसी ने ये वाले बैच नंबर्स वाली करी खा ली है तो कौन सुनेगा उनकी बात, कंपनी का रिटेलिंग मैनेजर। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, whom should you contact, यानी कि कौन आपकी बात सुनेगा। so what would your answer be, this is company's retailing manager, this one। okay, I hope all the questions are clear till here. Let's move towards the next question, question number 8. So what this is asking, that what information do they ask you to provide about the jar of chicken curry you ate। कहते कि कौन सी information जो है, what information वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, डू दे आस्क यू टू प्रोवाइड, कौन सी इंफॉर्मेशन पूछते हैं अबाउट द जार ऑफ चिकन करी यू एट, जो आपने खा लिया है चिकन करी का जार। ठीक है, सो लेट्स मूव। सो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कंज्यूम की बात यहाँ हो रही थी ना, खा लिया मतलब कंज्यूम्ड राइट, यूज़ कर लिया। सो इन पर्टिकुलर इट वुड बी हेल्पफुल इफ दे कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑफ परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या पूछते हैं आपसे, प्लेस ऑफ परचेज, यानी कि आपने कहाँ से खरीदा था। तो एक क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, क्या पूछ रहे थे, क्या पूछेंगे आपसे इंफॉर्मेशन, तो प्लेस ऑफ परचेज। राइट, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वो हमसे पूछ रहे हैं दैट व्हाट इज द मैक्सिमम रिवॉर्ड। मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या होगा, फैंसी फूड्स इज ऑफरिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हु कंटामिनेटेड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिवॉर्ड, यानी कितना मैक्सिमम प्राइस मिलेगा अगर फैंसी फूड्स वालों को पता चला कि कौन उनका प्रोडक्ट जो है वो खराब कर रहा है, कितना प्राइस यानी कि अमाउंट में होगा। ठीक है जी, सो कहाँ मिलेगा, रिवॉर्ड वाले में। लेट्स सी, they are saying fancy foods will pay you a reward of $10,000 to $50,000 for information which leads to the conviction of any person found guilty of placing metal pieces in its products। तो कहते हैं कि आपको 10,000 से लेके
$50,000 तक मिलेंगे। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था देखिए, मैक्सिमम रिवॉर्ड सबसे ऊपर का, तो सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है जी, $50,000 एंड दिस इज व्हाट आवर आंसर इज, राइट। तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 13 पे। सो लेट्स सी, देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, दैट दे आर सेइंग दैट लुक एट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ ब्रोशर ऑन द फॉलोइंग पेज। ब्रोशर में से जो है एक्सट्रैक्ट यानी कि मेन इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो, यानी कि हमें लिस्ट गिवन है हेडिंग्स की, वी हैव टू चूज द मोस्ट सुटेबल हेडिंग्स फॉर सेक्शन C to F, क्योंकि A की गिवन है हेडिंग ऑलरेडी, राइट। B जो है उन्होंने नहीं पूछा, C to F हमें बताना है। सो लेट्स मूव। सो एक आंसर क्या है देखिए 7। सो दे आर सेइंग ऑर्डरिंग फर्नीचर फ्रॉम होम, इसको हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज जो ऑलरेडी एक बार आंसर आ चुका होता है हेडिंग्स में, वो हमारा आंसर दोबारा से नहीं आता। मूव करते हैं जी सेक्शन C की तरफ। सो लेट्स रीड इट। सो दिस वन सेक्शन सी में देखिए क्या कहा जा रहा है। सो दे आर सेइंग दैट अनलाइक मोस्ट कार्ड्स, ज़्यादातर कार्ड्स की तरह द फैबुलर फर्नीचर क्रेडिट कार्ड, जो फैबुलस फर्नीचर का क्रेडिट कार्ड है, दैट ऑफर्स अ फुल 60-day इंटरेस्ट फ्री पीरियड, है ना। मतलब 60 दिन आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना ऑन एवरी फैबुलस परचेज, नो मैटर व्हेन यू मेक योर परचेज, यानी कि आप कभी भी परचेज करिए 60 दिनों तक आपको कोई भी टैक्स या फिर इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करना। दिस लीव्स यू विथ मोर मनी टू स्पेंड ऑन अदर थिंग्स, यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शंस पे मूव करते हैं। क्या समझ में आया कि इंटरेस्ट नहीं लग रहा, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट पेमेंट ऑप्शंस, तो क्या ये पेमेंट ऑप्शंस की बात करें, नहीं जी, दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, राइट। So second is asking us about saving money by not paying interest. Okay, so I think ये वाला आंसर हो सकता है, but still rest of the options जो है उनको भी read कर लेते हैं। सो इसमें ये पूछ रहे हैं दैट चूजिंग योर स्टाइल ऑफ फर्नीचर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अपने स्टाइल का फर्नीचर चूज करिए, राइट। नेक्स्ट जो है फ्री एडवाइस ऑन फर्निशिंग योर होम, तो ऐसा भी नहीं है कि अपने घर को कैसे आप सजाएं, कैसे फर्निश करें, उसके ऊपर फ्री एडवाइस। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ स्टोर्स, वो भी नहीं है। अप्लाइंग फॉर अ कार्ड के बारे में भी बात नहीं है, एंड अ वाइड रेंज ऑफ फर्नीचर की भी बात नहीं है। तो डायरेक्टली सेकेंड आंसर आ जाएगा विच इज सेव मनी बाय नॉट पेइंग इंटरेस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन इज डन। सो वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ, सेक्शन डी। लेट्स रीड इट। सो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है दैट यू मे चूज टू पे द फुल अमाउंट विद इन 60 डेज, ठीक है। आप कैसे पे कर सकते हैं फुल अमाउंट, 60 डेज में। यू पे नो इंटरेस्ट, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। यू मे स्प्रेड योर payments over a longer period. In this case, interest will be charged after the initial 60-day interest free period, ठीक है। तो मतलब कहते हैं अगर तो 60 दिन में ही पेमेंट कर देंगे तो फिर क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आप जो है लॉन्ग पीरियड यानी 60 दिन से आगे लेके जाते हैं पेमेंट को, देन इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा 61st डे से, यानी कि 60 दिन पूरे होते ही अगले दिन से, ठीक है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं जी। सो फर्स्ट इज asking us about payment options. So we don't know, कुछ कह तो रहे हैं कि पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, लाइक कब इंटरेस्ट लगेगा कब नहीं, तो बाकी भी पढ़ते हैं। थर्ड इज सिंग चूजिंग योर स्टाइल ऑफ फर्नीचर, तो नहीं हो सकता ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री एडवाइस ऑन फर्निशिंग योर होम, ठीक है, फ्री एडवाइस भी नहीं है। देन लोकेशन ऑफ स्टोर्स भी नहीं है, एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अप्लाइंग फॉर अ कार्ड। एंड लास्ट में जो है अ वाइड रेंज ऑफ फर्नीचर, उसकी भी बात नहीं है। सो डायरेक्टली जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वुड बी पेमेंट ऑप्शंस, ठीक है, डी का फर्स्ट। अभी मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि सेक्शन ई पर। सो लेट्स रीड इट। तो देखिए जी इसमें हमें अभी क्या बोला जा रहा है। सो दे आर सेइंग दैट एप्लीकेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। इसकी जो एप्लीकेशन है ना, कहते हैं वो क्या है, एब्सोल्युटली फ्री है, यानी कि 100% जो है एप्लीकेशन बिल्कुल ही फ्री है हमारे पास। नोर आर एनी एनुअल फी और
एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी, कहते कोई एनुअल फ़ी या एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं है. सो जस्ट फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ब्रिंग इट टू योर नियरेस्ट फैबुलस फर्नीचर स्टोर. यानी आपको क्या करना है, जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है एंड आप उसको नियरेस्ट फैबुलस फर्नीचर स्टोर पे लेके जा सकते हैं. योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड प्रॉम्प्टली, है ना, प्रॉम्प्टली यानी कि बहुत तेज़ी से जो है प्रोसेस हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन एंड यू कैन बिगिन मेकिंग परचेजेस इमीडिएटली आफ्टर योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड. ठीक है, एंड आप परचेजेस कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपकी एप्लीकेशन एक बार अप्रूव हो जाती है. तो चलिए जी ऑप्शंस पे मूव करते हैं. सो लेट्स कट डाउन द ऑप्शंस जो ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं. ठीक है, तो 7th हो चुका है, 2nd हो चुका है एंड 1st भी हमारा आंसर हो चुका है. ठीक है, तो अभी मुझे क्या समझ में आया, बेसिकली कोई एप्लीकेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, राइट. एंड परचेजेस कब से स्टार्ट कर सकते हैं. तो देखिए 3rd कह रहा है चूजिंग योर स्टाइल ऑफ फर्नीचर, आर दे टॉकिंग अबाउट इट, तो नो. नेक्स्ट इज फ्री एडवाइस, ये भी नहीं है. लोकेशन ऑफ स्टोर्स नहीं है. 6th अप्लाइंग फॉर अ कार्ड, तो yes they are talking about application, so 6th would be the right answer. I hope this is also clear to you. Next चलते हैं सेक्शन F के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करते हैं. so let's move. So देखिए सेक्शन F में what they are asking us about, they are saying that we have stores in every major city. हमारे पास हर मेजर सिटी में स्टोर है. So you are never far away from a fabulous furniture store. For our address, just check in your local telephone directory. ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं देखिए हमें कि लोकल आपका जो है कहाँ पे है स्टोर. ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, अनडाउटेडली लोकेशन ऑफ स्टोर्स की बात कर रहे हैं. तो 13th यानी F का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5th आ जाएगा. ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 to 17. ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, देखिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ही आ जाती हैं हमारे पास एंड वी आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस. ठीक है, देन हमें पैराग्राफ ए से स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पैराग्राफ ए रीड करते हैं जी. ओके, सो दे आर सेइंग दैट दिस क्लब वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. ठीक है, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है, ये क्लब है सॉरी, ये किसने स्टार्ट करा था, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने, हु एंजॉयड गोइंग टू द सिनेमा, जिनको सिनेमा जाने में बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था. सो व्हेन आवर ट्रिप्स बिकेम मोर फ्रीक्वेंट, जब हमारे ट्रिप्स जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंट यानी कि लगातार होने लगे, we realize that there must be others who also shared our love of movies. तो कहते पहले तो कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाते थे, बट जैसे जैसे ट्रिप्स, नंबर ऑफ ट्रिप्स ज़्यादा होने लगे तो उनको क्या फील हुआ कि उनको अपना ग्रुप बढ़ा लेना चाहिए. सो दिस क्लब इज़ फॉर दोज पीपल, कौन से लोगों के लिए है, मेंबरशिप गिव्स वाइड एक्सेस टू अदर एक्टिविटीज सच एज, कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए एक्सेस मिलती है हमें, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल as well as barbecues and other social functions. We don't just enjoy movies. यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं ये क्लियरली हमसे, कि कौन कौन सी ट्रैवलिंग करते हैं, राइट. उसके बाद खाने पीने का भी है एंड गेम्स का भी जो है, राइट. चलिए जी ऑप्शंस पे हम मूव करते हैं. फर्स्ट इज सेइंग इंग्लिश सोसाइटी, क्लियरली रिजेक्टेड. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सोसाइटी की कोई बात नहीं है. सेकंड एजुकेशनल हब, बिल्कुल नहीं. थर्ड इज फिल्म एप्रिसिएशन सोसाइटी, तो हो सकता है बट आई डोंट नो. नेक्स्ट पे चलते हैं, ड्रामा सोसाइटी, नहीं जी. नेक्स्ट म्यूजिक क्लब, नहीं जी. गेम्स के बारे में बात जो है हो रही है बट सिर्फ एक लाइन में हो रही है. ठीक है, एंड हेडिंग्स में व्हाट इज द रूल, जब भी एक बात जो है कम से कम जो है 2 लाइन्स में रिपीट की होनी चाहिए, तभी हम उसको आंसर मार्क करते हैं, अदरवाइज हम उसको आंसर मार्क नहीं करते हैं. ठीक है, तो इस केस में वो चीज़ ट्रू नहीं है. विमेंस क्लब है नेक्स्ट, ये भी नहीं है. डिबेटिंग यानी बहस का क्लब, नहीं जी. यूनाइटेड नेशंस का भी नहीं है. टेक्निकल स्टूडेंट्स की भी बात नहीं करी. सो बाय रिजेक्शन मेथड व्हाट आवर आंसर विल बी, इट वुड बी थर्ड, फिल्म एप्रिसिएशन सोसाइटी, यानी कि वो मूवीज़ को या फिल्म्स को पसंद करते थे. ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि पैराग्राफ बी को रीड करते हैं. सो लेट्स रीड दिस. सो इस क्वेश्चन में व्हाट दे आर आस्किंग अस अबाउट,
sorry, what they are telling us about is the association has many opportunities किसके लिए, to debate and non political unbiased international organization, यानी कि कोई international organization की बात ये करने वाले हैं, which aims to promote international awareness on campus, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, international level पे जो है awareness create करेंगे. So we establish links and access to the organizations, agencies and other international organizations and their resources. Our plans this year include discussion groups, guest speakers and to build a model of UN General Assembly. तो नंबर 1 देखिए इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, है ना. तो इंटरनेशनल में देखिए कौन सी बात है, अनडाउटेडली यूनाइटेड नेशंस, दे हैव गिवन अस हिंट एज वेल. अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन से आंसर नहीं आया. आंसर क्यों है, बिकॉज दे वर रिपीटिंग इंटरनेशनल अगेन एंड अगेन, राइट. सो दैट्स वाई जो है हमने 9th आंसर मार्क करा है यूनाइटेड नेशंस स्टूडेंट्स क्लब, ठीक है. तो 3rd एंड 9th जो है वो ऑलरेडी मार्क हो चुके हैं. अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट. सो दिस इज पैराग्राफ सी. तो देखिए पैराग्राफ सी में आपको क्या बोला जा रहा है, लेट्स रीड दैट. ओके, सो दे आर सेइंग दैट वेदर फॉर फन और डिबेटिंग एक्सपीरियंस, कहते चाहे फन की बात हो या फिर डिबेटिंग एक्सपीरियंस की बात हो, वी डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्यूचर सोसाइटी और फेमिनिज्म. कहते हैं हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो या फ्यूचर सोसाइटी हो या फिर फेमिनिज्म यानी फीमेल्स का कोई मुद्दा हो. दिस ईयर वी प्लान एन इंटरनल कॉम्पिटिशन. इस साल हमने क्या प्लान करा है कि इंटरनली एक कॉम्पिटिशन होगा, वीकली डिबेट्स होंगी एंड बिगनर्स लेसन्स एज वेल as chances to complete nationally, ठीक है. So whether it be to improve your verbal or social skills, the society provides both. यानी कि ये जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं जी, वो हम एक बार चेक करते हैं. सो हमें मुझे बेसिकली क्या समझ में आया कि ये कोई बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर जो है हम बात कर सकते हैं, राइट. किस टॉपिक पे हम जो है जनरली डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, क्या क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स करते हैं एंड ऑल. चलिए जी ऑप्शंस पे मूव करते हैं. सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सेइंग इंग्लिश सोसाइटी, सो नो. सेकंड एजुकेशन क्लब की भी बात नहीं है. फिल्म एप्रिसिएशन इज ऑलरेडी डन. ड्रामा सोसाइटी की भी बात नहीं. किसकी बात है इंस्टेड, डिबेट या शेयरिंग के बारे में, राइट. तो म्यूजिक क्लब की भी बात नहीं है. नेक्स्ट इज गेम्स सोसाइटी, तो गेम्स की भी बात नहीं है. नेक्स्ट इज विमेंस क्लब, तो ये भी नहीं है. नेक्स्ट इज यस डिबेटिंग क्लब की बात है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए तो 9th ऑलरेडी हो चुका है एंड 10th इज टेक्निकल स्टूडेंट्स क्लब, तो इसकी भी बात बिल्कुल भी नहीं है. सो बाय रिजेक्शन मेथड आवर आंसर विल बी 8, दैट इज डिबेटिंग क्लब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. दिस इज पैराग्राफ डी. लेट्स रीड इट. सो दे आर सेइंग वांट टू बी अ मूवी स्टार, क्या आप एक मूवी स्टार बनना चाहते हैं, देन गो समवेयर एल्स, तो आप कहीं और जाइए. ऑन द अदर हैंड वांट टू वर्क रियली हार्ड फॉर ग्रेट रिवॉर्ड्स, अगर आपको बहुत हार्ड वर्क करना है ग्रेट रिवॉर्ड्स के लिए, देन आप आइए और ये क्लब ज्वाइन करिए, ठीक है. वेयर द इंटरेस्टिंग थिएटर इज क्रिएटेड, यानी कि एकदम से स्टार तो नहीं बनेंगे बट बहुत सारी मेहनत करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग थिएटर जो है वो क्रिएट करा हुआ है. सो वी यूजुअली पुट ऑन 3 प्रोडक्शंस ईच ईयर, हर साल जो है 3 प्रोडक्शंस जो है वो बनाते हैं. सो इफ़ यू लाइक टू राइट, पेंट, एक्ट, डायरेक्ट और डू एनीथिंग इन द थिएटर, कहाँ पे करना चाहते हैं, थिएटर में, कम एंड पुट योर नेम डाउन विद अस, आइए और अपना नेम यहाँ पे दे के जाइए, ठीक है जी. तो अभी हम ऑप्शंस पे मूव करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं जी, थिएटर के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट देखिए इंग्लिश सोसाइटी नहीं हो सकता, एजुकेशन क्लब की भी बात नहीं है, 3rd इज ऑलरेडी डन, ठीक है. 4th ड्रामा सोसाइटी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि थिएटर की बात करें ना बार बार तो हो भी सकता है. नेक्स्ट इज म्यूजिक क्लब, सो नहीं चाहिए, नहीं हो सकता क्योंकि म्यूजिक की बात नहीं है. गेम्स की भी बात नहीं है तो 6th भी नहीं हो सकता. विमेंस की बात नहीं है तो 7th इज नॉट पॉसिबल. दिस इज 8th इज ऑलरेडी डन, 9th इज ऑलरेडी डन एंड 10th इज टेक्निकल, तो उसकी भी बात नहीं है. सो बाय रिजेक्शन मेथड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, दिस इज द 4th ऑप्शन ड्रामा सोसाइटी एंड दैट इज आवर आंसर एज वेल, ठीक है जी. सो आई होप आपको हेडिंग्स जो है समझ आई होंगी. अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 पर. सो सी व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस. सो दे आर सेइंग दैट नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो हम 1 वर्ड भी आंसर कर सकते हैं, 2 वर्ड भी एंड 3 वर्ड्स भी, बट नो मोर देन 3 वर्ड्स, राइट.
सो 18th क्वेश्चन देखते हैं जी क्या मीनिंग है इसका। सो दे आर आस्किंग अस, how do you let the CAS president know you are interested in joining a club, यानी कि किस तरीके से आप CAS president को बताएंगे कि आप जो है क्लब ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। सो व्हाट शुड बी द कीवर्ड CAS president, राइट। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। सो देखिए यहाँ पे जो है CAS ऑफिस की बात है एंड ये रहा प्रेसिडेंट, तो पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। सो दे आर सेइंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग एनी ऑफ दिस क्लब यू कैन लीव अ मैसेज फॉर द प्रेसिडेंट। तो क्या करना है जी, लीव अ मैसेज, एंड यही जो है हमारा 18th क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो दिस इज आस्किंग अस हाउ ऑफन इज द CAS बॉल हेल्ड। ठीक है, अक्सर जो है कितनी बार जो है हेल्ड करी जाती है। ठीक है जी, सो व्हाट इज द कीवर्ड, दैट इज CAS बॉल। सो लेट्स रीड इट। सो देखिए जी, दिस इट्स हियर CAS बॉल। सो दे आर सेइंग इट इज एन एनुअल इवेंट, राइट। सो कितनी बार करी जाती है, वी वांट से एनुअल इवेंट, है ना। अगर पूछते कि कैसा इवेंट है फिर लिखते, बट कहते कितनी बार करी जाती है तो एनुअली, जैसे हम लिखते हैं मंथली, है ना, या फिर एनुअली इस तरीके से, तो आंसर वुड बी एनुअली ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 to 27। सो देखिए इसमें हमें क्या करना है, कहते हैं रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 20 to 27 बिलो। ठीक है, हमें येस नो एंड नॉट गिवन में जो है आंसर देना है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं जी इनकी बात, पैसेज रीड कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट लोन्स के ऊपर है। सो क्या कह रहे हैं पैसेज में, लेट्स रीड इट। देखिए what they are saying is that the government has been funding a loans scheme for students in higher education since 1990। ठीक है, कहते हैं जो गवर्नमेंट है ना वो फंड कर रही है एक लोन की स्कीम को स्टूडेंट्स के लिए। कौन से स्टूडेंट्स, जो हायर एजुकेशन में है। कब से कर रही है, 1990 सितंबर से कर रही है। ठीक है, सो कहते हैं ये जो लोन्स हैं दीज आर अवेलेबल एज अ टॉप अप टू द स्टैंडर्ड ग्रांट, यानी कि स्टैंडर्ड ग्रांट तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ हमें और क्या मिलेगा, टॉप अप भी मिलेगा। कहते हैं ऑल्दो द लोन इज इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द ग्रांट फॉर लिविंग कॉस्ट। लोन का इंटेंडेड यानी कि इरादा क्या है कि वो आपकी ग्रांट के साथ साथ आपको सप्लीमेंट यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे ताकि आप लिविंग कॉस्ट को मैनेज कर पाएं, राइट। एलिजिबिलिटी फॉर अ स्टूडेंट लोन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दोज हु रिसीव अ मेंटेनेंस ग्रांट। कहते हैं जिनको मेंटेनेंस ग्रांट भी मिलता है ना उनके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि उनको भी लोन स्टूडेंट लोन यानी कि मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द डिसीजन वेदर और नॉट टू टेक द लोन इज योर्स। ठीक है, कहते हैं मेन डिसीजन आपका ही है कि आप लोन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। सो लेट्स रीड इट। ओके, सो दे आर सेइंग दैट यू आर एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट लोन। आप कब एलिजिबल हैं, किसके लिए, स्टूडेंट लोन के लिए। इफ यू आर अ UK रेजिडेंट एंड आर अटेंडिंग अ फुल टाइम हायर एजुकेशनल कोर्स। अगर आप UK के रेजिडेंट हैं प्लस आप फुल टाइम हायर एजुकेशनल कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, कौन से लेवल तक, बिलो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, और अ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडेड दैट स्टार्ट योर कोर्स बिफोर योर 50th बर्थडे। तो क्या कंडीशन है जी, आपको जो अपना कोर्स स्टार्ट करना है 50th बर्थडे से पहले पहले स्टार्ट करना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, फुल टाइम कोर्सेज लास्ट एट लीस्ट 1 अकेडमिक ईयर। ठीक है, कि जो फुल टाइम कोर्सेज हैं वो कितना समय चलते हैं, 1 अकेडमिक ईयर तो चलते ही हैं। एंड इंक्लूड सैंडविच कोर्सेज विच कंबाइन टाइम एट कॉलेज विद टाइम स्पेंड इन अ वर्क प्लेस। सैंडविच कोर्सेज क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें मिक्सचर होता है कई चीज़ों का, राइट। तो आप कॉलेज में भी टाइम स्पेंड करेंगे एंड वर्क प्लेस पे भी करेंगे, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, what they are saying is eligible courses are offered by colleges, universities and Scottish grant aided colleges। कहते हैं जो eligible courses है वो हमें मिल रहे हैं and other publicly funded institutions providing हायर एजुकेशनल कोर्सेज। ठीक है, कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है वो हमें बता दिया। तो इन जनरल, ठीक है, कहते हैं जनरली अगर हम बात करें तो जो एलिजिबल कोर्सेज हैं दैट इंक्लूड फर्स्ट डिग्री कोर्सेज। ठीक है, इसमें या तो फर्स्ट डिग्री कोर्सेज आ जाते हैं और देयर इक्विवेलेंट्स या फिर उनके इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं, और एनी अदर कोर्स फॉर विच योर लोकल अथॉरिटी विल पे योर ट्यूशन फीस। ठीक है, यानी कि जनरली एलिजिबल कोर्सेज में या तो फर्स्ट डिग्री कोर्सेज आ जाते हैं या उसके समान कोई आ जाता है,
या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें आपकी लोकल अथॉरिटी आपके लिए पे कर देती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम मूव करते हैं। सो दिस इज टॉकिंग नेक्स्ट पार्ट पे, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, राइट। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए, सो दे आर सेइंग दैट स्टूडेंट्स हु वांट लोन्स आर नॉट मीन्स टेस्टेड और क्रेडिट वेटेड, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स जो हैं जिनको लोन्स मिलते हैं उनका ये नहीं है कि उनको टेस्ट करा जाएगा या क्रेडिट वगैरह कुछ देखा जाएगा। ऑल दोज एलिजिबल विल ऑब्टेन अ लोन, जो भी एलिजिबल है उसको लोन मिल जाएगा। दिस मीन्स दैट नंबर 1 देखिए, कहते द अमाउंट ऑफ योर मेंटेनेंस ग्रांट और ट्यूशन फी डज नॉट मैटर, यानी कि आपको मेंटेनेंस ग्रांट में चाहे कितनी भी अमाउंट मिल रही है वो मैटर नहीं करता है, और आपकी ट्यूशन फी भी मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट इज अदर इनकम इफ एनी इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। अगर आपकी कोई अदर इनकम भी है तो उसको भी ध्यान में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्टली दे आर सेइंग एनी प्रीवियस स्टूडेंट लोन्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, और कोई प्रीवियस स्टूडेंट लोन को भी हम ध्यान में नहीं लेंगे। नेक्स्ट दे आर सेइंग दैट द इनकम ऑफ योर पेरेंट्स, स्पाउस, स्पाउस कौन होता है आपका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, राइट, और अदर रिलेटिव्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, बाकी किसी भी इनकम को भी ध्यान में नहीं लिया जाएगा। योर प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज नॉट अ कंसिडरेशन, प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी नहीं देखा जाएगा। सो व्हेन टू अप्लाई अ लोन, मेन क्वेश्चन आ जाता है। सो लेट्स रीड इट। सो दे आर सेइंग दैट इफ यू वुड लाइक मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई अ स्टूडेंट लोन इन रेडीनेस for your entry to higher education in autumn 2003, so कहते हैं अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं then you should contact the students loan company from June 2003 onwards। तो कब कांटेक्ट करें आप, जून 2003 onwards जो है आप कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। वंस इन हायर एजुकेशन, अगर आप एक बार हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर अ लोन एट एनी टाइम इन द एकेडमिक ईयर, ठीक है। फिर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। तो चलिए जी, हमने सारा रीड कर लिया। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट वी हैव टू मार्क इज येस, नो एंड नॉट गिवन, राइट। ओके, so let's read. So 20th question is saying that I am taking a month's cookery course at a local college, right? So what I am saying that कि मुझे जो है एक महीने का जो है कुकरी कोर्स लेना है, और कहाँ पे लेना है, एक लोकल कॉलेज में लेना है, और ये क्या प्राइवेट केटरिंग कॉलेज है। सो आई एम गोइंग अ कपल ऑफ इवनिंग्स अ वीक आफ्टर वर्क, I get a diploma at the end of it. Can I get some help with the student loan? तो देखिए, हमने पूरा जो पढ़ा पैसेज में, वो हमने क्या पढ़ा था कि कोर्स हमारा जो है कौन सा होना चाहिए। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो दे वर सेइंग फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, बट ये क्या कह रहे हैं कि वर्क के बाद जाएंगे कोर्स अटेंड करने, राइट। सो ये देखिए आफ्टर वर्क है ना। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली नो आ जाएगा कि नो, आपको लोन जो है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सो दिस इज सेइंग दैट आई एम स्टार्टिंग अ फाउंडेशन कोर्स इन सेप्टेम्बर, ठीक है। मुझे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, सितंबर में करना है, और ये क्या है, फुल टाइम कोर्स है। एंड आफ्टर अ ईयर आई होप टू गेट ऑन टू अ डिग्री कोर्स, इसके बाद मुझे डिग्री कोर्स के लिए भी जाना है। द फीस फॉर द एक्चुअल कोर्स आर बीइंग पेड फॉर बाय माय लोकल अथॉरिटी, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ स्टूडेंट लोन के लिए। नंबर 1 देखिए फुल टाइम है, तो मुझे बस क्या चेक करना है, लोकल अथॉरिटी अगर पे कर रही है तो येस आएगा या नो आएगा। तो देखिए जी, अगर हम ऑप्शंस में जाते हैं, सो लेट्स चेक। ऑलराइट, सो हम एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखेंगे कि कोई एड कर रहा है, यानी कि अगर लोकल अथॉरिटी पे कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दे आर सेइंग एलिजिबिलिटी, यानी कि मिल जाएगा। इन जनरल एलिजिबल कोर्सेज हैं ये देखिए, दे आर सेइंग कि ये क्या है, एलिजिबल कोर्सेज है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21st का, डायरेक्टली येस आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, राइट। सो व्हाट दे आर आस्किंग ओवर हियर इज आई फिनिश माय फर्स्ट डिग्री इन जुलाई, ठीक है। फर्स्ट डिग्री जो है मैंने जुलाई में फिनिश करी थी। सो आई हैव गॉट अ प्लेस ऑन अ पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन एजुकेशन कोर्स टू स्टार्ट इन सितंबर। सो विल द लोकल अथॉरिटी पे द ट्यूशन फीस फॉर द कोर्स।
तो देखिए पूरे में हमने एलिजिबिलिटी किसकी पढ़ी, स्टूडेंट लोन की पढ़ी है ना। हमने तो ये पढ़ा ही नहीं कि लोकल अथॉरिटी किस कंडीशन में पे करेगी और किस में नहीं पे करेगी, राइट। सो ये गिवन नहीं है, सो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 22nd का, सॉरी, इट वुड बी नॉट गिवन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, दैट नाउ all her children are grown up. My mother says she would like to finish the studies as she was forced to give up earlier. ठीक है, मतलब उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं एंड मेरे मदर क्या कहते हैं कि वो अपनी स्टडी पूरी करना चाहते हैं क्योंकि पहले उसको फोर्स करा गया था कि आप अपनी स्टडी जो है बीच में ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एज क्या है 48 एंड हर कोर्स इज अ फुल टाइम। तो देखिए क्या कंडीशंस थी, नंबर 1 फुल टाइम होना चाहिए एंड नंबर 2 एज जो है 50 से कम होनी चाहिए। सो दोनों ही ठीक है। ठीक है, सो इज शी टू ओल्ड, क्या वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। सो यानी कि हमें क्या बताना है, देखिए जान के उन्होंने कंफ्यूज करा तो लोन तो उसको मिल जाएगा, बट क्वेश्चन क्या पूछा जानबूझकर, दैट इज शी टू ओल्ड टू गेट अ स्टूडेंट लोन, क्या वो बूढ़ी हो चुकी है। तो डायरेक्टली नो, शी इज नॉट टू ओल्ड, राइट, क्योंकि लोन तो मिल जाएगा। एंड कब मिल जाएगा, हमें 50th बर्थडे से पहले जो है हमें लोन मिल जाएगा, राइट, यहाँ पे गिवन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, it's question number 24. So they are asking us that I have already been given a small scholarship. मुझे already एक small scholarship जो है मिल चुकी है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, that can I still get a student loan, क्या फिर भी मुझे स्टूडेंट लोन जो है मिल सकता है। सो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो एलिजिबिलिटी थी या फिर कोई भी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस का आ रहा था, तो उसमें क्या है कि कोई भी मेंटेनेंस, ट्यूशन फीस, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, एंड अगर आप बाकी भी कहीं पे भी देखते हैं पूरे कोर्स में, यहाँ पे जो है आपका एलिजिबिलिटी का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स रीड कि क्या जो है स्कॉलरशिप के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एलिजिबिलिटी आपकी है इक्विवेलेंस के लिए, कोई भी कोर्स के लिए। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी आपकी बनती है, चाहे आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल रही है तो भी, क्योंकि अगर मेंटेनेंस ये कुछ भी मैटर नहीं करता, प्रीवियस लोन, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है कुछ भी जो है आपका मैटर जो है नहीं करता। और ये क्या है, टॉप अप है, यानी कि हमें जो है एक्स्ट्रा जो है मिल रहा है ये सप्लीमेंट करने के लिए, राइट। सो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है कि आप लोन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है मूव करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25. सो दिस इज आस्किंग अस दैट आई एम एक्चुअली स्टेइंग विद माई आंट वाइल आई एम एट कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आंट के साथ रुक रहे हैं। सो विल द स्टूडेंट्स लोन कंपनी वांट टू नो हाउ मच शी अर्न्स, क्या कंपनी को जानना है कि मेरी आंट कितना अर्न करती है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि आपकी इनकम किसी की भी जो है नॉट टेकन इनटू अकाउंट, उनको नहीं जानना, कोई मतलब नहीं है उनको। सो क्या आंसर आ जाएगा इसका, हाउ मच शी अर्न्स, क्या उनको जानना है, सो नो आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26. Let's read the question. So they are asking us that I owed the bank rather a lot of money a few years ago. ठीक है, मतलब पहले ओ करते थे, इट्स ऑल पेड बैक नाउ, मतलब पहले जो है उधार लिया था बैंक से बट अभी वापस कर दिया सारा, बट दे वॉन्ट लेंड मी एनी मोर, बट बैंक जो है मुझे और पैसे नहीं देगा। सो क्या ये मुझे डिसक्वालीफाई कर देगा फ्रॉम गेटिंग अ स्टूडेंट लोन, है ना। तो ऐसा तो नहीं उन्होंने बोला ना, देखिए योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, सो व्हाट दे आर सेइंग, कहते कोई भी अगर आपने प्रीवियस लोन ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड वो ध्यान में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दैट क्या ये मुझे डिसक्वालीफाई करता है कि अगर बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा। सो नो, ये डिसक्वालीफाई नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27. सो दिस इज आस्किंग अस दैट आई टुक अ कोर्स अ कपल ऑफ इयर्स एगो। ठीक है, मैंने कुछ साल पहले जो है जो कोर्स लिया था, गॉट अ स्टूडेंट लोन, और मैंने स्टूडेंट लोन भी लिया था, बट हैड टू विड्रॉ हाफ वे थ्रू, बीच में ही छोड़ना पड़ा था। सो आई हैव केप्ट अप ऑल माई पेमेंट्स ऑन माई लोन, एम आई एलिजिबल फॉर अ सेकेंड लोन, क्या मुझे सेकेंड लोन मिल जाएगा। तो देखिए क्या था इसमें कि एनी प्रीवियस स्टूडेंट लोन जो है वो नहीं ध्यान में लिया जाएगा, तो क्या मिल जाएगा उसको स्टूडेंट लोन। तो आंसर इज डायरेक्टली यस, कि हाँ जी आपको लोन मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 27 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। जी, अब हम अपनी रीडिंग का नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 3, राइट। सो द नेम ऑफ द पैसेज इज फर्स्ट इंप्रेशंस काउंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पहली मुलाकात का असर होता है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन कहा भी जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो इट मैटर्स अ लॉट। तो देखिए अभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास कौन से हैं। सो देखिए 28 to 33 में व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे पास ए टू जी कुछ पैराग्राफ्स है एंड हमें बताना है कि कौन से पैराग्राफ में जो है कौन सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, राइट। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है। सो दे आर सेइंग दैट द नंबर ऑफ कंपनीज सप्लाइंग द कॉर्पोरेट क्लोथिंग मार्केट, ठीक है, और इसका आंसर कह रहे हैं कि डी है। तो देखिए अगर तो हमें क्वेश्चन में जो है एन बी लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है नो बाउंडेशन, मतलब एक आंसर जो है वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो सकता है। बट सिंस यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब रिपीट नहीं होगा, यानी कि डी हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से 33 तक। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन रीड करके बताना है कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन से पैराग्राफ में गिवन है। सो देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नंबर वन इज कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यू विल मार्क द कीवर्ड एंड यू कैन फाइंड आउट द कीवर्ड। बट द सेकेंड एंड इजी मेथड इज कि आप वन बाय वन पैराग्राफ्स पढ़िए, वहां से मार्क करते जाइए, ठीक है। सो अभी जो है हम सेकेंड मेथड की तरफ जाएंगे क्योंकि वो कम टाइम टेकिंग एंड ज्यादा जो है एक्यूरेसी हमें देके जाता है, ठीक है। सो ये पैराग्राफ रीड करते हैं। तो क्या बात करें जी यहाँ पे, दे आर सेइंग दैट ट्रेडिशनली यूनिफॉर्म्स वर, मतलब सबसे पहले जो है यूनिफॉर्म्स किस लिए होती थी, ठीक है। सो दे आर सेइंग फॉर सम इंडस्ट्रीज स्टिल आर, यानी कि अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज के लिए है, मैन्युफैक्चर टू प्रोटेक्ट द वर्कर, यानी कि जैसे कुछ लोग है वेल्डिंग का काम करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मतलब वर्कर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करी जाती थी यूनिफॉर्म्स। सो व्हेन दे वर फर्स्ट डिजाइन, यानी कि जो सबसे पहले अगर उनको डिजाइन जब करा गया था ना, सो ये रहा जी फर्स्ट डिजाइन। सो इट इज ऑल्सो लाइकली दैट ऑल यूनिफॉर्म्स मेड सिंबॉलिक सेंस दोस फॉर द मिलिट्री, ठीक है। तो मुझे क्या समझ में आया, एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको एक्सप्लेन करा होगा, है ना। सो क्या बात करें कि जो ट्रेडिशनली यूनिफॉर्म्स जो है वो किस काम आती थी, क्या हम उनसे काम लेते थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। ट्रेडिशनली यानी पुराने समय पे, ठीक है। सो देखिए 28 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेजिंग अग्रीमेंट, क्या वो बोल रहे हैं तो नहीं, क्रॉस हो जाएगा, वो हमें कोई भी परचेजिंग अग्रीमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग, द ओरिजिनल पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म, तो यस, क्यों यस, क्योंकि वो क्या बोल रहे थे कि ट्रेडिशनली यानी कि पुराने समय में सबसे पहले फर्स्ट यूज, ये देखिए मैं लोकेशन पे आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट डिजाइन यानी कि ओरिजिनली, है ना, कैसे यूज होती थी। तो इसीलिए जो है 29 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं। लेट्स मार्क कि 29 हो चुका है, ठीक है। सो बी पैराग्राफ रीड करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, दे आर सेइंग दैट द लास्ट 30 इयर्स, जो लास्ट के 30 इयर्स है, लास्ट के 30 साल जो है, उसमें कहते हैं हैव बीन एन इंक्रीजिंग एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब जोर डाला गया, बढ़ता हुआ जोर डाला जा रहा है किसके ऊपर, on their role in projecting the image of an organization and in uniting the workforce into an homogeneous unit। मतलब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारी वर्कफोर्स है वो एक जैसी लग रही है एंड यूनिफॉर्म का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, पर्टिकुलरली इन कस्टमर फेसिंग इंडस्ट्रीज, वो वाले इंडस्ट्रीज में जहां हमें कस्टमर्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। एंड स्पेशली इन द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रिटेलिंग, जैसे आप बैंक की बात कर सकते हैं या रिटेल सेक्टर जहां पे कस्टमर जो है आके, जैसे मॉल्स में है ना ड्रेस डिसाइडेड होती है ना वर्कर्स की, वैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम यूनिफॉर्म्स एंड वर्क वियर हैज एमर्ज्ड कॉर्पोरेट क्लोथिंग, कहते हैं फिर कॉर्पोरेट क्लोथिंग का, यानी कि जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, तो दे वुड बी वियरिंग यूनिफॉर्म्स फॉर अस, राइट। सो देखिए क्या बताया जा रहा है हमें बी पैराग्राफ में कि जो लास्ट 30 इयर्स में है यूनिफॉर्म के रोल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, कैसे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो मूव करते हैं जी 28, तो देखिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट परचेजिंग अग्रीमेंट, ठीक है, तो नहीं बात कर रहे हैं। परचेजिंग अग्रीमेंट मतलब खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, 29 ऑलरेडी हो चुका है। 30th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ स्टाफ यूनिफॉर्म्स। तो देखिए पॉपुलैरिटी की भी बात जो है यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31st क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? द इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द सिलेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म। तो क्या वो बात कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करें या ना करें, कि कौन सी यूनिफॉर्म सिलेक्ट करें? तो नहीं जी, नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द चेंजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनी यूनिफॉर्म्स। तो यस, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि वो क्या बता रहे हैं, देखिए लोकेशन पे चलते हैं कि 30 साल से कैसे इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, स्पेशली होमोजेनस दिखाने में, कि सारे एक जैसे हैं, है ना। यानी कि एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं, कस्टमर फेसिंग सोसाइटी में, एंड उससे क्या बना, कॉर्पोरेट क्लोथिंग बना, यानी कि ये जो है इसकी यूजेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 32nd जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट अभी हम मूव करते हैं पैराग्राफ सी पे। सो लेट्स सी, हियर इट इज। तो देखिए पहली जो है 2-3 लाइंस अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि ये क्या बात करी जा रही है इस पैराग्राफ में। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। दे आर सेइंग दैट ट्रूली इफेक्टिव मार्केटिंग थ्रू विजुअल क्यूज। ठीक है, विजुअल यानी कि दिखने वाले, सच एज यूनिफॉर्म इज अ सबल आर्ट। कहते हैं अगर हम यूनिफॉर्म से अपनी मार्केटिंग करते हैं तो वो एक आर्ट में ही काउंट होता है। सबल यानी वेरी पॉजिटिव सेंस में हम कंसीडर कर सकते हैं। हाउएवर विटिंगली और अनविटिंगली, विटिंगली मतलब कॉन्शियसली, हमें पता है हम जानबूझकर कर रहे हैं, अनविटिंगली यानी कि जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कॉन्शियस। हाउ वी लुक सेंड्स ऑल सोर्ट्स ऑफ पावरफुल सप्लिमिनल मैसेजेस टू अदर पीपल। कहते हैं हम जैसे भी दिखते हैं ना, उससे सामने वाले पर्सन को क्या जाता है, एक मैसेज जाता है कि हम एक्चुअल में कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने डार्क कलर पहना है, तो उससे क्या होगा जी, डार्क कलर से जो है ऑरा ऑफ अथॉरिटी मिल जाता है किससे, ठीक है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि ये पर्सन जो है ना शायद बॉसी टाइप का है। ठीक है, वही लाइटर पेस्टल शेड से क्या पता चलता है, अप्रोचेबिलिटी सुजेस्ट करती है, यानी कि इस पर्सन से जो है हम आराम से बात कर सकते हैं और शांत स्वभाव टाइप का है। ठीक है, तो सर्टन कहते हैं ड्रेस स्टाइल्स जो है कंजर्वेटिज्म क्रिएट करते हैं, बाकी ओपननेस क्रिएट करते हैं। तो मतलब मुझे क्या समझ में आया इस पैराग्राफ में, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट कि ड्रेसेस के बारे में हमें क्या क्या समझ आता है। ठीक है, क्या सोचा जाता है ड्रेसेस का। तो चलिए जी क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सो एज वी नो 29th ऑलरेडी हमारा हो चुका है, 29 के अलावा 32 भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सो रीड करते हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। फर्स्ट कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ परचेजिंग अग्रीमेंट्स। तो नहीं जी, परचेजिंग अग्रीमेंट्स की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं। 29th इज डन। 30th इज द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ स्टाफ यूनिफॉर्म। क्या पॉपुलैरिटी हो रही है या रेटिंग के बारे में बात है? नहीं जी, क्रॉस कर देंगे। 31 इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द सिलेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म। ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि एम्प्लॉयज से पूछो कि आप कैसी यूनिफॉर्म पहनोगे, नहीं कह रहे, तो क्रॉस हो जाएगा। 32 इज ऑलरेडी डन, तो बाय रिजेक्शन भी 33 हो जाता है। एंड वो कह भी क्या रहे हैं, परसेप्शंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्रेस, है ना, मतलब अलग अलग ड्रेसेस के बारे में क्या सोचा जाता है, जैसे डार्क के बारे में क्या सोच रहे हैं, लाइट के बारे में क्या सोच रहे हैं, यही पैसेज में एक्सप्लेन्ड है ना। सो इसीलिए जो है 33rd का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे हम मूव करते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो है वी वॉन्ट बी रीडिंग डी पैराग्राफ, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा आंसर था ना, एंड रिपीट नहीं हो सकता। तो चलिए जी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मार्क कर लेते हैं। 29 डन, 32 डन, एंड और कौन सा हो गया था, 33 भी हो गया था। ठीक है, चलिए जी पैराग्राफ ई पे हम मूव करते हैं। सो लेट्स रीड। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें पैराग्राफ ई में, दे आर सेइंग दैट अ सक्सेसफुल यूनिफॉर्म नीड्स टू बैलेंस टू सेट्स ऑफ नीड्स। ठीक है, सक्सेसफुल यूनिफॉर्म में दो चीजें होनी चाहिए। क्या कहते हैं, ऑन द वन हैंड पहला है कि नो यूनिफॉर्म विल वर्क इफ स्टाफ फील अनकंफर्टेबल और अगली। ठीक है, मतलब कोई भी यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लगेगी, काम नहीं करेगी अगर स्टाफ को अनकंफर्टेबल या अगली फील हो रहा है ना। सेकेंडली कहते गिविंग द वियरर्स अ चॉइस, मतलब जिसने पहनना है उसको आप चॉइस दीजिए कि की एलिमेंट क्या है। तो ये देखिए ये हमारे पास एक ऑप्शन था ना कि स्टाफ से पूछिए कि कौन सी यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं। 31st इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द सिलेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म। तो इसके साथ ही इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ई पैराग्राफ हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट हम एफ पे मूव करते हैं। सो लेट्स रीड। चलिए जी, एफ पैराग्राफ में आपको क्या बोला जा रहा है, सो दे आर सेइंग इन एडिशन, इसके साथ ही कहते हैं कुछ यूनिफॉर्म कंपनीज जो है ना वो ऑल्सो ऑफर रेंटल सर्विसेज, कि आप यूनिफॉर्म जो है उसको रेंट पे भी ले सकते हैं। कहते हैं देयर विल बी एन इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन इन द मार्केट प्लेस, है ना, स्पेशलाइजेशन आ जाती है। ये हमें एक कस्टमर सर्विस मैनेजर ने कहा। कहते जो पास्ट 2 to 3 years है ना, दे हैव सेंट कंसोलिडेशन, इंक्रीजिंगली जो बिग सप्लायर्स है ना वो कहते हैं मैनेजिंग एजेंट्स बन गए हैं,
कंपनीज के लिए, ठीक है। तो वो टोटल सर्विस क्या दे रही है कि कंपनी के होल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में आ जाएगा, तो वो एक पैकेज ही दे देते हैं जिसमें रिलायबल सोर्सिंग होती है, क्या क्या मैनेज करना है, बजट कंट्रोल, मतलब सारा वो ही मैनेज करेंगे, लोकेशन, स्टाफ मेंबर्स इंडिविजुअली, है ना। तो ये सारा इसमें आ जाता है। सो किस में आ गया, यानी कि बजट कंट्रोल एंड ऑल 28 आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेजिंग अग्रीमेंट्स। तो क्या आ जाएगा, 28 का आंसर एफ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनडाउटेडली वन इज लेफ्ट, तो जी ही आंसर होगा, बट एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो क्या कह रही है जी में, देखिए कहते हैं जो कॉर्पोरेट क्लोथिंग है ना, उसका पोटेंशियल है फर्दर ग्रोथ का, मतलब आगे भी बहुत ग्रोथ होगी, ठीक है। कुछ बैंक्स जो है कहते हैं उनको अभी भी फुल कॉर्पोरेट लुक जो है इंट्रोड्यूस करनी बाकी है, लाइक कुछ ने अभी भी ड्रेसेस जो फाइनलाइज नहीं करी है, एंड पुलिस फोर्सेस आर रिसर्चिंग अ कंप्लीटली न्यू लुक फॉर 21st सेंचुरीज, ठीक है। मतलब 21st सेंचुरी मतलब पुलिस फोर्सेस भी क्या ढूंढ रहे हैं कि नई लुक हमें कैसे मिलेगी, और जो एम्प्लॉयज जो है नए चीज को, नई यूनिफॉर्म को लेना चाहते हैं, तो अनडाउटेडली क्या आ जाएगा जी, पॉपुलैरिटी रेटिंग, मतलब लोग जो है अब यूनिफॉर्म को बोझ नहीं समझते, अब वो उसको क्या करने लगे, पसंद करने लगे हैं, ठीक है जी। सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस टिल 33 नाउ। Okay, ji, let's start with the next part of the reading, and 34 to 40 what we have to do is these are yes no not given, ठीक है। So कैसे solve करेंगे, we would be going to all the questions one by one, हम उसमें से keywords find out करेंगे, and accordingly that is going to help you to find out the right location, okay। So 34th question में क्या बोला जा रहा है, देखिए that uniforms कहते were more carefully made in the past than they are today, मतलब यूनिफॉर्म्स जो है पास्ट में ज्यादा ध्यान से बनाई जाती थी एज कंपेयर टू टुडे। तो देखिए पास्ट की बात कहाँ पे थी, फर्स्ट पैराग्राफ में थी, ठीक है। तो वहां पे हम मूव करते हैं। सो लेट्स रीड। तो ये देखिए ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कैसे यूज करी जाती है, प्रोटेक्ट द वर्कर के लिए यूज करी जाती थी, एंड जब फर्स्ट डिजाइन हुई थी सिंबॉलिक सेंस थी, जैसे मिलिट्री के लिए, और फिर एग्जाम्पल्स दे दी, राइट। सो क्या हमें बता रही है कि केयरफुली बनाई जाती थी उस समय और अभी नहीं बनाई जाती, सो नथिंग लाइक दिस, एंड इफ समथिंग इज मिसिंग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली नॉट गिवन आ जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन ओवर हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सो क्या कह रहे हैं जी इसमें, दे आर सेइंग दैट एम्प्लॉयज यूनिफॉर्म्स मेक एम्प्लॉयज फील पार्ट ऑफ अ टीम, मतलब यूनिफॉर्म की वजह से जो है एम्प्लॉयज को क्या फील होता है कि वो पार्ट ऑफ अ टीम है। तो देखिए आपको याद होगा कि ये हमने कहाँ पढ़ा था, लेट्स मूव। ये देखिए बी पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि यूनाइटिंग द वर्कफोर्स इनटू अ होमोजेनस यूनिट, है ना। तो होमोजेनस यूनिट का मतलब क्या होता है कि एक जैसी यूनिट, उनको क्या लगता है कि ओके सेम ड्रेस पहनी है तो हम सभी एक ही यूनिट से बिलोंग करते हैं, राइट। सेम चीज रिटर्न है, सो आंसर डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा जी, हमारा आंसर यस आ जाएगा, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सो दे आर सेइंग दैट यूजिंग यूनिफॉर्म्स एज अ मार्केटिंग टूल रिक्वायर्स ग्रेट केयर, ठीक है। मतलब कहते हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, एज मार्केटिंग टूल यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो है बहुत केयर चाहिए होती है, ठीक है। सो अभी हम मूव करते हैं लोकेशन पे। देखिए हमने पढ़ा था ना मार्केटिंग टूल्स एंड ऑल। सो ये देखिए सी पैराग्राफ में ये रहा, मार्केटिंग थ्रू विजुअल्स, है ना। सो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि अगर हम डार्क यूनिफॉर्म यूज करते हैं तो व्हाट डज इट मीन, कि जो पर्सन है सामने वाला वो अथॉरिटी यानी कि बॉसी नेचर का है, बट अगर लाइटर यूज करते हैं तो वो क्या दिखाता है, अप्रोचेबिलिटी दिखाते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, राइट, कि जो है ग्रेट केयर चाहिए, हाँ जी चाहिए, हमें हमें कलर भी ध्यान से चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है इट मेक्स द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, प्रोवर्ब ट्रू है ना, तो वो ट्रू हो जाता है। सो सिंस हमें सेम मिल गया तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 37 में दे आर सेइंग दैट बीइंग टू स्मार्ट कुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते हैं तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स के ऊपर नेगेटिव यानी कि बुरा प्रभाव पड़ने लग जाता है, ठीक है। सो देखिए कीवर्ड्स क्या क्या है, बीइंग टू स्मार्ट, ओवर स्मार्ट यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट एंड कस्टमर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इम्पैक्ट तो सिर्फ इसी में ही गिवन है
है ना। तो अगर हम देखेंगे विटिंगली और अनविटिंगली, तो कहीं ना कहीं ये स्मार्ट से कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज विटिंगली मतलब जानबूझकर अगर हम कुछ भी करते हैं, तो ये सब्लिमिनल मैसेजेस जो है, पावरफुल सब्लिमिनल मैसेजेस जो है अदर लोगों को जो है वो क्या करता है, सेंड करने की कोशिश करता है। तो कहते हैं यूनिफॉर्म जो है वो एक सबल आर्ट है, ठीक है, आर्ट है। तो अगर हम चाहे जानबूझकर ऐसा करें चाहे अनजाने में करें, लेकिन इससे क्या होता है, पावरफुल मैसेजेस जो है वो लोगों को जाते हैं। चाहे हमने मान लीजिए मैंने डार्क कपड़े पहने हैं, ठीक है, मान लीजिए यूनिफॉर्म के तौर पर, एंड उसमें क्या है दैट आई डोंट इवन वांट दैट, मैंने सोच समझ कर नहीं पहने, बट स्टिल क्या लगता है उसमें कि पर्सन बहुत स्मार्ट है, और क्या लगता है और ऑफ अथॉरिटी दे रहा है, और ऑफ अथॉरिटी यानी कि बॉसी बनने की कोशिश कर रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। सो क्वेश्चन में भी सेम चीज बोली जा रही है ना 37th में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। So, okay, they are saying that most businesses that supply company clothing are successful. कहते हैं जो ज्यादातर businesses है ना जो कंपनी की क्लोथिंग को सप्लाई करते हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल है, सभी के सभी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ गिवन है हमें कंपनीज के बारे में। तो ये देखिए कंपनी क्लोथिंग कीवर्ड था ना हमारा, तो यहाँ पे क्या देखिए, कहते हैं 1000 कंपनीज हैं अगर टोटल, ठीक है। तो 22 जो है उनकी सेल क्या है, 85%। तो 22 निकाल कर जो बाकी मिली उनको 15% सेल्स, 22 कंपनी की 85%, बाकी सब इतनी सारी कंपनीज की 15%। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी कंपनी सक्सेसफुल है, तो नहीं कह सकते, मोस्ट बिजनेसेस है ना, बल्कि अनसक्सेसफुल होता तो ट्रू आ जाता, लेकिन यहाँ पे मोस्ट बिजनेसेस सक्सेसफुल तो नहीं है ना, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सो सी इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, दैट यूनिफॉर्म्स आर बेस्ट सिलेक्टेड बाय मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, है ना। मतलब जो यूनिफॉर्म्स है उसको कौन सिलेक्ट करता है, बेस्ट मार्केटिंग कंसल्टेंट्स करते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड इज मार्केटिंग कंसल्टेंट्स यूनिफॉर्म्स, है ना। तो चलिए जी देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा मार्केटिंग के बारे में जो है इसी पैराग्राफ में मिल रहा था, ठीक है। तो ये देखिए मार्केटिंग एजेंट तो है, बट वी डोंट हैव मार्केटिंग कंसल्टेंट। बट अगर मान लीजिए आपने इसको भी एज अ सिनोनिम ले भी लिया, तो यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है दैट दे आर गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट यूनिफॉर्म फॉर यू। इट इज जस्ट सेइंग कि वो आपको एक पैकेज सा दे देंगे कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंस बेस्ट तो मिसिंग है ना, कि वो बेस्ट करके देंगे कि नहीं, बस वो कर देंगे, ठीक है। सो सिंस दिस इज मिसिंग, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हमारा नॉट गिवन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में, दे आर सीइंग दैट क्लोथिंग कंपनीज आर प्लानिंग टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज इन द फ्यूचर। तीन का कीवर्ड्स हो गए हमारे, एक तो क्लोथिंग कंपनीज, एक फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड एक क्या हो गया, फ्यूचर, ठीक है। तो अभी जो है लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, कहाँ पे गिवन है क्लोथिंग कंपनीज के बारे में एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए अगर यहाँ पे गिवन है क्लोथिंग कंपनीज, है ना, तो कुछ भी फाइनेंशियल सर्विसेज का गिवन नहीं है। अगर आप ऊपर भी जाते हैं कंपनी क्लोथिंग, तो यहाँ पे भी कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में गिवन नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी ओवरऑल गिवन नहीं है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारा, नॉट गिवन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी फुल रीडिंग जो है कंप्लीट होती है। I hope the lectures are being useful for you.